तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे लोड फ्लो इक्वेशंस में पावर फ्लो इक्वेशन क्या होती हैं, क्योंकि जब भी हम लोड फ्लो की प्रॉब्लम को जब भी कोई सॉल्व करते हैं, कोई हमारे पास एन बस मैट्रिक्स, हमारे पास एन बस का कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और हमको उसमें अलग अलग चीज़ें निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोड फ्लो की कई सारी मेथड्स होती हैं जिसको अप्लाई करते हैं। लेकिन वो लोड फ्लो की मेथड्स को समझने से पहले, मतलब उतना डिटेल में पढ़ने से पहले हमको पहले पावर फ्लो इक्वेशन को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद फिर अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं। अपन पावर फ्लो इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाई बस मैट्रिक्स क्या था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में, जस्ट लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वाई बस मैट्रिक्स इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे वाई के एलिमेंट्स हैं, ये रोज़ हैं हमारी, और ये जो हमारे हैं ये कॉलम है, उसके करस्पॉन्डिंग y11, y12, y13 एंड सो ऑन ऐसे करके अपन इसमें एलिमेंट्स डालते हैं। कैसे निकालते थे इसका पूरा मेथड, उसको डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड करने का मेथड, ऑफ डायगोनल को फाइंड करने का मेथड, इनके प्रॉपर्टीज, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम है, मतलब 4x4 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो ये n होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये 4 बस के लिए निकाला है। ये किसका था? 4 बस सिस्टम का था। मान लो कि हमारे सिस्टम में n बस अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी बस हैं? n बस हैं। तो यही मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? वाई बस मैट्रिक्स हो जाएगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जनरलाइज वे में अपन लेंगे, अपन n क्रॉस n का लेकर के चलेंगे। अभी एग्जांपल के मैंने 4x4 का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाई बस मैट्रिक्स चूज़ कहाँ पर होता था? तो ये होता था हमारा इस प्रकार की इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू वाई इंटू वी, सिंपल ओम्स लॉ है, जहाँ पर V इज इक्वल टू आई जेड होता था। तो I इज इक्वल टू जो हो गया वो V अपॉन जेड हो गया, और 1 अपॉन जेड को अपन Y लेते हैं, तो वहाँ से ये इक्वेशन आ गई। तो ये क्या हो गया? ये करंट का मैट्रिक्स हो गया, जो कि n क्रॉस 1 का होता है। ये होता है अपना n क्रॉस n का Y का मैट्रिक्स, और V का मैट्रिक्स भी हमारा n क्रॉस 1 का होता है। तो इस प्रकार से I इज इक्वल टू वाई इंटू वी करके अपन लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं इसी के आगे। ठीक, तो जब हम लोग उसी मेथड से, जो मैंने अभी इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था, वहाँ से यदि अपन करंट निकालते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर करंट निकालते हैं, मान लो अपन निकाल रहे हैं करंट आई, ठीक है, मतलब ith रो का अपन लोग जो है वो करंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ith रो का करंट कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा कि आई इज इक्वल टू वाई आई वी वन प्लस वाई आई टू वी टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, वाई आई थ्री वी थ्री एंड सो ऑन। एक टर्म ऐसा आएगा जब वाई आई इंटू वी आई आ जाएगा, और उसके बाद होगा वाई आई एन वी एन, क्योंकि हम एन बस सिस्टम ले रहे हैं। तो यहाँ से अपना जो हो जाएगा ये करंट, इस हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर रो का करंट जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर बस का करंट जो है वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि अपन इसी को एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्योंकि ये बहुत सारे करंट्स का समेशन हो रहा है, तो समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 1 to n। P एक दूसरा हमारा वेरिएबल हो गया है हमारा, है ना, जैसे ये I1 है, फिर I2 है, I3 है, ऐसे करके, तो ये हमारा सेकंड वाली एंट्री हो गई। तो P इज इक्वल टू 1 to n, और उसके बाद क्या है, वाई आई पी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वी पी, क्योंकि यदि यहाँ 1 था तो ये 1 है, यहाँ 2 था तो ये 2 हो गया था, यहाँ पे आई है तो ये भी आई हो गया, यहाँ पर n आया तो ये भी n आया, तो यहाँ पर यदि p है तो यहाँ पर भी p आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो करंट हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो करंट होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं, करंट डिपेंड करता है हमारे, एक तो इस वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वोल्टेज कितना है, और दूसरा डिपेंड करता है उस बस मैट्रिक्स की, वाई बस मैट्रिक्स की एडमिटेंस मैट्रिक्स की एंट्री पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये क्या चीज़ है अपन लोग देख लें एक बार। ये जो है वाई, ये क्या चीज़ है? इट इज एलिमेंट ऑफ वाई बस मैट्रिक्स। ठीक है, वाई बस मैट्रिक्स क्या एलिमेंट है? करस्पॉन्डिंग टू ith रो, एंड यहाँ पर हमने क्या लिया है? P लिया है, तो pth कॉलम। ठीक है, तो
इस रो और इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो है ये उस जो हमारा जो बाजू में एक कॉलम मैट्रिक्स बना था, याद है, I इज इक्वल टू वाई इंटू वी हमने बनाया था फॉर्मूला, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का जो पीथ रो होगी उसका एलिमेंट रहेगा V, ठीक है। तो करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे Y पे और V पे, ठीक है। अब अपन एक दूसरी चीज़ में पहुंचते हैं। हम लोग जब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स पावर, याद है, कॉम्प्लेक्स पावर हम लोगों ने पढ़ा था जिसको अपन S से डिनोट करते थे, ठीक है। और उस S का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, SI इज इक्वल टू PI प्लस JQI। ये हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था जब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को जस्ट शुरू किया था, लोड फ्लो के चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब ये SI क्या होता था, याद है आप लोगों को कुछ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ रफ में कि SI क्या होता था, वो होता था SGI माइनस SLI होता था। वहाँ पर SGI क्या आता था, वो था द कॉम्प्लेक्स जनरेटर पावर इनपुट टू द बस, और ये था कॉम्प्लेक्स लोड पावर इनपुट टू द बस। माइनस साइन क्यों लगा था, क्योंकि लोड की पावर आउटपुट होती थी, ठीक है। तो लोड की पावर बस से बाहर जा रही थी और जनरेटर की पावर बस के अंदर आ रही थी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन था। तो वही वाला कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज़ किया, जनरेटर पावर माइनस लोड पावर करके अपन ने S निकाला है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो PI माइनस JQI के बराबर होती है, ठीक है। खैर उस चीज़ को जस्ट हम लोगों ने एक बार रिमाइंड किया है। अब होगा क्या, यहाँ पर आप लोग देखें, इसी को हम लोग लिखते हैं V इंटू आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। मतलब SI इज इक्वल टू PI प्लस JQI इज इक्वल टू होता है V इंटू आई का कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ये एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये आप पढ़ चुके होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेट। करंट का कॉन्जुगेट क्यों करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जब भी हम पावर निकालते हैं तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई, जहाँ पे फाई जो होता है वो फेज डिफरेंस होता है ना। तो फाई जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट होता है। तो वोल्टेज का एंगल और करंट के एंगल का डिफरेंस निकालने के लिए कॉन्जुगेट किया है, क्योंकि कॉन्जुगेट जब भी अपन करते हैं आपको याद है बीच में माइनस आ जाता है। या जब हम फेज़र में लिखते हैं तो यदि किसी भी फेज़र का एंगल मान लो थीटा है, तो यदि हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो एंगल माइनस थीटा हो जाता है। तो जैसे ही माइनस थीटा होता है तो वो डिफरेंस में निकल आता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का डिफरेंस के कारण अपन यहाँ कॉन्जुगेट लेते हैं। खैर ये आपको पता होगा पहले से, है ना, जस्ट मैंने ऐसे एक बार रिमाइंड करवा दिया आपको। तो ये हो गया SI इज इक्वल टू V इंटू आई का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। जब भी हम लोड फ्लो की एनालिसिस करते हैं, जब अपन बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो करंट का कॉन्जुगेट निकाल के सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और वो कैलकुलेशंस लेंदी हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग पहले निकाल के देखते हैं S का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्जुगेट। और जैसे ही हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आप जानते होंगे P प्लस JQ जो होता है वो P माइनस JQ हो जाता है। कॉन्जुगेट के केस में यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा। तो वही मैंने वर्क किया है। और यहाँ पर क्या होगा, अब VI का कॉन्जुगेट होने के बजाय V कॉन्जुगेट I यहाँ पर हो जाएगा। मतलब हम लोग बजाय करंट के हम लोग क्या करेंगे, अब हम करंट के कॉन्जुगेट के बजाय वोल्टेज का कॉन्जुगेट निकाला करेंगे, जो थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए आगे के कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन पहुँच गए, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आ गया, P माइनस JQ ऑफ ith बस इज इक्वल टू V कॉन्जुगेट इंटू I। ये भी हमारा ith बस के लिए और ये भी ith बस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम I लेके चल रहे हैं तो ये सब जगह हमको I लिखना पड़ेगा। मैंने नहीं लिखा था, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ सब जगह अपने को I लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो PI माइनस JQI इज इक्वल टू V कॉन्जुगेट इंटू I। अब I का जो वैल्यू है वो ये देखो हम लोग यहाँ पर निकाला था, जस्ट एकदम शुरू में यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कुछ नहीं करना है, बस इसी वैल्यू को ले जा करके इधर पे पुट कर देना है, ठीक है। तो I मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, देखते जाओ आप लोग भी। तो PI माइनस JQI इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई I। अब I को हमको निकालना है, तो अब देखिए I की वैल्यू क्या है, सबसे पहले समेशन का साइन P इज इक्वल टू 1 to n। तो ये मैंने लगाया समेशन का साइन P इज इक्वल टू 1 to n। फिर YIP है तो यहाँ पे लिख दिया YIP P, उसके बाद है VP, ये हो गया VP, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से कॉपी कर दिया, जस्ट कुछ नहीं किया था, I की वैल्यू को वहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया था। तो ये हमारा आ गया
एक कॉम्प्लेक्स पावर के कॉन्जुगेट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स पावर कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशंस करने के हिसाब से इन सारी क्वांटिटीज़ को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। अभी फेज़र हैं, अब हम इन्हीं फेज़र्स को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, पोलर फॉर्म। तो हम क्या करने वाले हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको करने वाले हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। क्या क्या अज्यूम करेंगे, सबसे पहले ये है हमारे पास, ये देखो ये वाली है, तो वी आई को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग। वी आई का पोलर फॉर्म हम लिखेंगे, तो पोलर फॉर्म कैसा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई और एंगल ऑफ वी आई, तो मान लेते हैं उसका एंगल डेल्टा है। ठीक है, यहीं से हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको निकालना तो वी आई का कॉन्जुगेट था। तो मान लो कि मेरे को वी आई का कॉन्जुगेट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कॉन्जुगेट निकालने से, बट एंगल जो होता है वो माइनस डेल्टा आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये इस प्रकार से कॉन्जुगेट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब अपन पहुंच जाते हैं इसके सेकंड टर्म में, तो ये है वाई आई पी। तो वाई आई पी का मैं लिखता हूँ पोलर फॉर्म, तो वो भी वैसे निकलेगा, वाई आई पी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड, मतलब एंगल, कोई इसका एंगल अज्यूम कर लेते हैं, मान लो अपन थीटा आई पी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका एंगल जो है वो थीटा आई पी है, तो ये हो जाएगा। अब तीसरा टर्म जो हमारा बच गया है, ये बच गया है वी पी। तो हम लोग ले लेते हैं वी पी का, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी पी और एंगल, यदि हम वोल्टेज को डेल्टा से शो कर रहे थे तो इसको भी डेल्टा से शो कर देते हैं, डेल्टा पी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो मैंने सिर्फ ये जो क्वांटिटीज़ थी वी वाई और वी पी, इनको मैंने फेज़र में रिप्रेजेंट किया है, एक अज्यूम कर लिया कि ये इनकी फेज़र की पोलर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ हैं। अब अपने को इसी इक्वेशन में, ये वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन में हमको ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फिर से यहीं से कॉपी करना चालू कर देता हूँ मैं, पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू, अब वी आई का कॉन्जुगेट था, उसका पोलर क्या है, तो वी आई के कॉन्जुगेट का पोलर ये है। तो वी आई के कॉन्जुगेट का पोलर मैंने लिखा वी आई का मैग्नीट्यूड और एंगल इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एंगल को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी कुछ फेजर्स जो होते हैं पोलर फॉर्म में यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको याद होगा कि जब भी अपन पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ए एंगल फाई 1 है और बी एंगल फाई 2 है, तो मल्टीप्लाई कैसे होते थे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते थे और एंगल एंगल ऐड हो जाते थे, ऐसे होता था, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बाद में एंगल एंगल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी आई है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा वी आई। ठीक है, सिंपल वी आई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई, ये क्या था अपना, हमारा था P इज इक्वल टू 1 to n, P इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद था वाई आई पी का मैग्नीट्यूड, तो वाई आई पी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे क्या था वी पी, तो वी पी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सारे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए, क्लियर है, सारे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए। अब एंगल, तो ये बनाया एंगल का साइन और सारे एंगल्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे एंगल्स को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या क्या चीज़ का एंगल था, सबसे पहले था वी आई, सबसे पहले था वी आई के कॉन्जुगेट की, देखो वी आई के कॉन्जुगेट था, वी आई का कॉन्जुगेट ये है तो उसका एंगल था माइनस डेल्टा आई। यहीं से आपको चालू कर देना है, हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पोलर फॉर्म में सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब एंगल भी उसी सीक्वेंस में लिखते जाएं, तो इसका एंगल कितना था, यहाँ पर हमने निकाला था इसका एंगल माइनस डेल्टा आई। फिर इसका एंगल लिखें, तो इसका एंगल क्या था, ये है प्लस थीटा आई पी, क्योंकि एंगल ऐड हो जाते हैं तो इसलिए प्लस लगाया, फिर प्लस डेल्टा पी। ये हो गया हमारे पूरे इसका एंगल और ये हो गया हमारा फेजर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, बाकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू सेम वही चीज़ है, वी आई पी इज इक्वल टू 1 to n, वही चीज़ लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। वी पी एंगल ऑफ, बस इस माइनस को इधर लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, तो डेल्टा पी माइनस डेल्टा आई प्लस थीटा
IP और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। वही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी PI माइनस JQI का, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है आंसर, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि यदि इस प्रकार से कोई पोलर फॉर्म में कोई क्वांटिटी होती है, ये पोलर फॉर्म में क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो हमारा आया है, ये जो दोनों चीज़ें आई हैं, ये आई हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों कैसी आई हैं, ये दोनों आ गई हमारी पोलर फॉर्म में। तो कोई भी चीज़ जब हमारी पोलर फॉर्म में आती है, ये ठीक है, ये तो रेक्टेंगुलर है ना, ये जो पोलर फॉर्म में आई है उसको यदि हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसका हमको यदि इससे कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब उसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट से, तो कैसे निकालते हैं अपन, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल पार्ट के बराबर होता है, और इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है। मतलब यदि मुझे निकालना है, मान लो कि मुझे निकालना है PI की वैल्यू, ये PI की वैल्यू, ये देखो ये PI की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आंसर आया था उसका रियल पार्ट निकाल लूँगा। तो ये मैं कर रहा रियल पार्ट ऑफ ये पूरी वैल्यू, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आप इस पूरे को लिख लीजिएगा। तो रियल ऑफ दिस यदि मैं निकाल पाया तो PI के बराबर होगा। सिमिलरली यदि मुझे QI निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इमेजनरी ऑफ, यदि मैं यही चीज़ को यहाँ लिख दूँ, आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, तो हमारा आ जाएगा इसकी Q की वैल्यू। लेकिन Q की वैल्यू कैसी है, माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस Q की वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। तो Q कैसे नहीं मिलेगा, तो इसको हटा दीजिएगा और इसको यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो QI इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी ऑफ दिस, और PI इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं PI और QI की वैल्यू को। मैंने उसी को एक बार फिर से यहाँ पर नोट किया है, देखिए आप लोग ध्यान से, ये यहाँ पर मैंने वही चीज़ को नोट किया है, मैंने फिर से वही चीज़ को एक बार लिखा है, जो कॉपी पेस्ट कर दिया है। PI माइनस JQI इज इक्वल टू VI का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है समझिएगा, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, एंगल ये वही एंगल है जो वहाँ पर हमारा बस पीछे से कॉपी पेस्ट किया है। अब मुझे निकालना था PI, तो PI कैसे निकलता है, तो रियल है ना, कैसे निकलता है, रियल ऑफ ये सारी वैल्यूज़, तो ये सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। और यदि Q निकालना होता तो वो कैसे निकलता है, इमेजनरी ऑफ ये सारी वैल्यूज़ विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये निकलता है माइनस साइन के साथ में। क्लियर है, बस कुछ नहीं किया है, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये सारी वैल्यूज़ का रियल यहाँ लिख दिया है और इमेजनरी यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो रियल और इमेजनरी हिसाब से निकल जाएगा। अब रियल पार्ट अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान है थोड़ा सा, रियल पार्ट हम कैसे निकालते हैं। तो रियल पार्ट जब निकालते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉस थीटा लिख देते हैं अपन लोग, है ना। इसी का रियल पार्ट जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और इसका जो इमेजनरी पार्ट होता है वो साइन थीटा होता है। मतलब किसी भी फेज़र का मान लो P एंगल, मान लो एक R एंगल, हम लोग यहाँ पे क्या मान लें, फाई है, ठीक है। एक मैंने अज्यूम कर लिया कोई एक फेज़र है, R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड R और उसका एंगल फेज़र है। तो यदि मैं इसको रियल और इमेजनरी निकालूँ तो कैसे निकलता है, वो निकलता है R कॉस फाई और इमेजनरी निकलता है R साइन फाई, ऐसे निकलता है। ये मेथड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सेम वही काम मैंने किया। यदि जब रियल निकाल रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, रियल निकालूंगा तो ये VI का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा समेशन का साइन, फिर YIP का मैग्नीट्यूड, VP का मैग्नीट्यूड, और इस एंगल का कॉस थीटा निकाल दिया है। ये हो गया इसका रियल पार्ट। और Q निकालना है तो माइनस साइन के साथ आता है Q, ठीक है। ये सेम चीज़ लिखता गया और उसके बाद एंगल में हमने कर दिया साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग यदि चाहें तो इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं। यदि मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो QI क्या हो जाएगा, VI का मैग्नीट्यूड सिग्मा P इज इक्वल टू 1 to n YIP VP साइन। अब यदि मैं यहाँ से माइनस को हटा करके अंदर ले जा रहा हूँ तो ये सब चीज़ माइनस होती जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा I माइनस डेल्टा P माइनस थीटा I P, ये हो जाएगा हमारा QI की वैल्यू। दोनों सेम है, आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कीजिए, इन दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी PI की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई हमारी QI की वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, हम लोगों ने यहाँ से चालू किया था। देखो
करंट की किसी भी बस के करंट की वैल्यू को हमने यहाँ से चालू किया था इस फार्मूले से। उसके बाद हम पहुँचे थे कॉम्प्लेक्स पावर में जो पी आई प्लस जे क्यू आई होता था। उस कॉम्प्लेक्स पावर को वी इंटू आई कॉन्जुगेट लिखते थे। कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्जुगेट निकाल करके अपन ने उसको वी कॉन्जुगेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अपन ने वी कॉन्जुगेट कर दिया और ये पी माइनस जे क्यू हो गया। तो पी माइनस जे क्यू इज इक्वल टू वी कॉन्जुगेट इंटू आई, और आई की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी उसको यहाँ पे पुट करके ये एक नई वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर कुछ नहीं किया है, सिंपल उसको पोलर फॉर्म में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दी है। सारी पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, और उसके बाद उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम लोगों ने निकाला है। तो ये उसका रियल पार्ट पी आई और इमेजनरी पार्ट क्यू आई, और ये हो गए हमारे दोनों फार्मूले। तो ये जो फार्मूले हैं ये कहलाते हैं हमारे पावर फ्लो के इक्वेशंस। दीज आर पावर फ्लो इक्वेशन। ठीक है, यदि मैं मान लूँ कि सिर्फ हमारे पास एक ही बस है, इक्वेशन कितनी बनी, बस कितनी है अभी, ठीक है, बस है मान लो हमारे पास एक, ठीक है, मान लो हमारे पास बस कितनी है, एक है ना। यहीं से आप देखते जाइए, ये हमारे पास दो फार्मूले बने हैं। कितने फार्मूले बने हैं दिख रहा है आप लोगों को, फार्मूले बने हैं दो, किसका किसका, एक बना है पी आई का और एक बना है क्यू आई का। ठीक है, तो कितने फार्मूले बने हैं, मतलब इक्वेशन कितनी बनी है, इक्वेशन बन गई दो। ठीक है, जबकि वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हमारे पास होते हैं किसी भी बस में, हर एक बस में वेरिएबल होते हैं चार। कौन कौन से, v होता है उसका मैग्नीट्यूड, v का होता है एंगल, p और q, ऐसे करके 1 2 3 4 हमारे पास वेरिएबल होते हैं। जबकि इक्वेशन कितनी बन रही है, दो। क्लियर है, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ बस जो है वो n है, तो एक बस की कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन। तो n बस में कितनी इक्वेशन बनेगी, 2n इक्वेशन, क्योंकि एक बस में दो इक्वेशन तो n बस में 2n इक्वेशन। ठीक है, एक बस में कितने वेरिएबल, चार, तो n बस में वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 4n वेरिएबल हो जाएंगे। क्लियर है, n बस में कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 4n वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, 2n, और वेरिएबल हैं 4n। तो ये निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही मैक्सिमम यदि वेरिएबल हो तभी अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि वेरिएबल के नंबर्स इक्वेशन के नंबर से ज़्यादा होती है तो वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बसेस। आपको याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ बसेस का भी एक वीडियो रिलीज़ किया था। तो वो बसेस क्या होती हैं, तो बसेस के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो भी चार वेरिएबल है हमारे पास, v, डेल्टा, p और q में से दो जो वेरिएबल हैं वो रहते हैं स्पेसिफाई, और दो वेरिएबल जो रहते हैं वो रहते हैं नॉन स्पेसिफाई। ठीक है, मतलब ये हमको अननोन रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, यदि हमारे पास एक बस में दो इक्वेशन है और चार वेरिएबल हैं, तो चार में से दो हमको पहले से पता होंगे। कौन कौन से पता है, ये टाइप्स ऑफ बसेस से पता चल जाएगा कि हमारे पी क्यू बस है या पी वी बस है। उस हिसाब से हमको दो वेरिएबल नॉन रहेंगे, स्पेसिफाई रहेंगे, और दो वेरिएबल हमको फाउंड करना रहेंगे। तो इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन और दो अननोन। वैसे यदि अपन जनरलाइज्ड वे में आए तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2n, और वेरिएबल कितने थे हमारे पास, 4n। लेकिन 4n में से हमारे पास हाफ वेरिएबल तो पता रहेंगे टाइप्स ऑफ बसेस के हिसाब से, या तो ये दोनों पता रहेंगे, या ये दोनों पता रहेंगे, या ये दोनों पता रहेंगे, या कोई सा भी कॉम्बिनेशन में दो वेरिएबल हमको पता रहेंगे, स्पेसिफाई रहेंगे, और दो अननोन रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो अननोन क्वांटिटी हैं, वो हाफ हो जाएंगी। तो वो इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन जो है वो बराबर हो जाएंगे, और हम लोग उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दो, हर बस में ना, इन ईच बस टू क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड। इसीलिए दो क्वांटिटी स्पेसिफाई रहती हैं, और हमको बची हुई दो क्वांटिटीज़ को हर बस में फाउंड करना रहता है। और वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए फिर बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे चल करके हम पढ़ेंगे। और ये क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, देखिए ये नॉन लीनियर इक्वेशंस बनी है ना, ये जो इक्वेशंस बनती है वो नॉन लीनियर रहती हैं, और नॉन लीनियर इक्वेशंस बनने के कारण ही हम लोग पढ़ते हैं इटरेटिव मेथड। तो लोड फ्लो के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इटरेटिव मेथड्स से सॉल्व होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पावर फ्लो इक्वेशंस जो हैं ये समझ में आई होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी ये इक्वेशंस कैसे निकली, कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था,
इस हिसाब से। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, और आई होप आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे भी आप लोग वीडियोस देखना है ना, कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।